नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता कावड़िया, सह-आचार्य इतिहास, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज हम तृतीय वर्ष इतिहास के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत यूनिट सेकंड का जो टॉपिक कल हमने देखा था, सवाई जय सिंह, जिनका समय 1700 से लेकर 1743 ईस्वी था। आज उसका दूसरे भाग का हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उनके ख़ास तौर से उनके व्यक्तित्व और उनके योगदान, इनको लेकर हम उनका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन हम उनके साहित्य और विद्या प्रेम को लेकर करेंगे। कला के संबंध में उनके योगदान को देखेंगे। समाज सुधारक के रूप में उनकी क्या भूमिका है, और इसके अलावा भी जय सिंह का और कुछ योगदान है, तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो जय सिंह, जिन्हें सवाई जय सिंह के नाम से जाना जाता है, और ये जितने भी हमने आमेर घराने के शासक देखे हैं, उनको हम राजपूत मुगल सहयोग के तहत हम देख रहे हैं। इन्होंने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी, और उन सब के पीछे जो कारण सामने आता है वो ये है कि उस समय कच्छावा वंश की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, और सामंतों के विद्रोह आदि इनके यहाँ हो रहे थे। आसपास के शासक भी इन पर आक्रमण कर रहे थे, तो उन निरंतर युद्धों से ये परेशान होकर इन्होंने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और साथ ही अकबर ने भी इस तरह की नीति अपनाई थी कि जो भी राजपूत शासक उनके साथ उनकी अधीनता स्वीकार कर लेता है, तो उनके साथ अकबर की सहयोग की नीति रहती थी, और उनको उनकी योग्यता के आधार पर शासन के उच्च पदों पर नियुक्ति भी दी जाती थी, सैन्य पदों पर भी नियुक्ति दी जाती थी। उसी क्रम में हम सवाई जय सिंह का व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे। जय सिंह बहुमुखी प्रतिभा वाले शासक थे। वो न केवल उच्च कोटि के विद्वान थे, बल्कि समाज सुधारक भी थे और कला प्रेमी भी थे। तो इस दृष्टि से हम इन बिंदुओं को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो जय सिंह के हमने कई अभियानों की बात करी, और उन अभियानों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वो वीर और राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ विद्वान और विद्वानों का आश्रयदाता भी रहा था। उन्हें संस्कृत और फारसी दोनों भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा गणित, ज्योतिष, इसमें भी उनकी अच्छी पकड़ थी, और इन विषयों से संबंधित उन्होंने कई ग्रंथों और इसको संग्रहित भी करवाया था। 1725 ईस्वी में उन्होंने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया था। उनका नाम तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के नाम पर जीज मोहम्मद शाही रखा गया, और स्वयं उसने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना भी की थी। उन्होंने अपने आश्रय में रह रहे विद्वान जगन्नाथ से भी यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत का अनुवाद भी करवाया था, और इसके अलावा सिद्धांत कौस्तुभ, सिद्धांत सम्राट, इनका भी उन्होंने अनुवाद करवाया था। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों की भी रचना इनके समय में हुई थी, जिनमें दुःपक्ष सारिणी, दुःपक्ष ग्रंथ, तारा सारिणी, जय विनोद सारिणी आदि मुख्य हैं। पुंडरीक रत्नाकर ने जय सिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ का सृजन करके उस काल के समाज और राजनीतिक घटनाओं की भी सुंदर झांकी प्रस्तुत की थी। इस प्रकार जय सिंह ने गणित, ज्योतिष ग्रंथों का संकलन करवाया, संग्रह करवाया, और
अन्य ग्रंथों के स्वतंत्र लेखन में भी उनका योगदान रहा था। साथ ही वे अपने अध्ययन तथा प्रयोग के द्वारा चंद्र और नक्षत्रों की गति का सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन कर सकें, इसके लिए भी उन्होंने वैद्यशालाओं का निर्माण कराया था। ये जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, यहाँ पर उन्होंने विशाल वेदशालाओं का निर्माण कराया था और बड़े बड़े यंत्रों का निर्माण करवा के नक्षत्रों की गति को उचित रूप से अध्ययन करने के लिए उन्होंने साधनों को उपलब्ध करवाया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा जाता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में सवाई जयसिंह का जो योगदान है अभूतपूर्व है, क्योंकि मध्य युग में इस प्रकार के प्रयोग इतने सफल किसी अन्य देश में नहीं हुए थे जितने वास्तव में सवाई जयसिंह के काल में हुए। और इसलिए उनके लिए कहा जाता है कि उनके पास वैज्ञानिक सोच थी, दृष्टि थी। यदि उनको अच्छा वातावरण मिल जाता तो वह भारतीय विज्ञान को अधिक समृद्धशाली भी बना सकते थे, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। और उनकी जो वैधानिक उनकी जो मेधा है, बुद्धि है, वो वैज्ञानिक थी। और यदि राजनीति और सामंतवाद के वो शिकार नहीं होते तो उस युग को एक नवीन वैज्ञानिक दृष्टि देने में भी सफल होते। तो जयसिंह की जो वैज्ञानिक जिज्ञासा का ही ये प्रभाव था कि उन्होंने इस क्षेत्र में रुचि रखने वालों को अपने पास न केवल आश्रय दिया बल्कि स्वतंत्र लेखन को भी प्रोत्साहित किया। इनका स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या प्रेम था, क्या इनकी योगदान देखा जा सकता है? तो जयसिंह विद्यानुराग के साथ साथ स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी अत्यधिक इनका लगाव देखा जा सकता है। उन्होंने आमेर में भवन बनवाए और जब उन्होंने ये देखा कि आमेर में भविष्य सुरक्षित नहीं है तो आमेर विस्तार की संभावना उन्हें जब नहीं लग रही थी तो उन्होंने नवीन नगर स्थापित करने और उन्हें आबाद करने का निर्णय लिया। और इसी के तहत नवंबर 1727 ईस्वी में जयपुर नगर का शिलान्यास किया गया। और इस नगर की नींव रखने से पहले उन्होंने देश विदेश से अनेक नगरों के नक्शे मंगवाए और नवीन नगर के ढांचे की कल्पना भी की। और सौभाग्यवश उन्हें विद्याधर नामक बंगाली शिल्पकार का साथ भी मिल गया था। तो भारतीय शिल्प शास्त्र का वो अच्छा जानकार था और उनकी सहायता से उन्होंने चौरस आकार की सीधी सड़कें और गलियों वाली बस्ती को आबाद करना आरंभ किया। तो इस तरह से इन्होंने नवीन नगर और नवीन राजधानी इसके निर्माण की योजना बनाई, उसको शुरू किया। और इसके अतिरिक्त 1725 ईस्वी में आमेर के दक्षिणी भाग के मैदान में जय निवास के महल का निर्माण भी इन्होंने शुरू किया। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित ये नई राजधानी जयपुर भारत की सबसे सुंदर नगरी इसमें से एक है। नगर निर्माण शैली के रूप में ये नगर भारत और यूरोप में अपने ढंग का एक बेजोड़ नगर है। और इस नगर की समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने हमेशा मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। और इस नगर को, इसमें जो गुलाबी रंग जयपुर में हमें दिखाई देता है, उसकी वजह से इसको गुलाबी नगर भी कहा जाता था। तो सवाई जयसिंह के काल की स्थापत्य कला पर मुग़ल स्थापत्य कला का प्रभाव अत्यधिक दिखाई देता है। आमेर के किले में दीवाने खास की इमारत इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। इस पर मुग़ल प्रभाव के बारे में वी.एस. भार्गव ने लिखा है कि सवाई जयसिंह अपनी महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण मुग़ल सम्राट की बराबरी करना चाहता था, इसीलिए उसने मुग़ल ढांचे की इमारतें बनवाई। यहाँ पर विद्या प्रेम, कला प्रेम के बाद हम उनकी धार्मिक आस्था को भी समझने का प्रयास करेंगे।
तो इन्होंने भी हिंदू धर्म और संस्कृति, जिसमें इनकी गहरी श्रद्धा थी, विश्वास था, और उसके लिए इन्होंने उसकी रक्षा के लिए कई सारे कार्य किए। सबसे पहले तो उन्होंने बादशाह को जजिया कर हटाने के लिए बाध्य किया, और जिसके फलस्वरूप औरंगजेब के पश्चात हिंदुओं ने चैन की सांस ली थी। इसके अलावा उन्होंने वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि कई यज्ञों का भी इन्होंने संपन्न किया था। तो वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपरा के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। तो इस यज्ञ का घोड़ा जयपुर नगर में छोड़ा गया, और बताया जाता है कि कुंभाणी राजपूतों ने इस घोड़े को रोककर अपने वंश गौरव का परिचय दिया, और प्रचलित कथा के अनुसार भी जयपुर सेना ने उनसे युद्ध कर घोड़े को छुड़ाया। तो इस अवसर पर सवाई जयसिंह के द्वारा ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा से संतुष्ट किया गया। जयसिंह ने अपने नगर में अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया, और ब्रजनाथ का मंदिर, आनंद कृष्ण जी का मंदिर जो बनवाए, वो उनकी गणना सर्वोत्तम मंदिरों में की जाती है। इसके अलावा उन्होंने अयोध्या, मथुरा, काशी, यहाँ पर यात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनवाई थी। तो ये उनकी धार्मिक आस्था की परिचायक हैं। समाज सुधारक के रूप में भी जयसिंह को याद किया जाता है। समाज में जो कुप्रथाएं थी जिनसे वो रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से समय निकालकर राज्य में समाज सुधार और समाज कल्याण के कार्यों पर भी ध्यान दिया था। उन्होंने जो भेदभाव था ब्राह्मणों को एक साथ भोजन करने को लेकर, उस भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयास किया, और मथुरा के आसपास कुछ साधुओं को गृहस्थी के रूप में बसाकर, और उनमें जो व्याभिचार को भावनाएं बढ़ रही थी तो उनको समाप्त करने का भी इन्होंने बीड़ा उठाया। इसके साथ ही राजपूतों में विवाह के समय होने वाले अपव्ययों को रोकने के प्रयास भी इन्होंने किए। जनहित कार्यों में जनव्यय करके उन्होंने कुएं, धर्मशाला, अनाथालय, ऐसे कई समाज उपयोगी इमारतों का निर्माण करवाया। जयपुर नगर में पानी की प्रचुरता के लिए इन्होंने हरमाड़े से नहर की व्यवस्था की। साथ ही समाज सुधार के क्षेत्र में जयसिंह का योगदान अभूतपूर्व इस आधार पर कहा जा सकता है, और जनहितकारी कार्यों को करने की वजह से और कुरीतियों को दूर करने के लिए। तो मध्ययुग में सवाई जयसिंह को उनके सुधारों के कारण राजपूतों में अग्रणीय माना जा सकता है। और यदि हम इनके योगदान की बात करें तो सवाई जयसिंह का जो विद्या, धर्म और संस्कृति संबंधी उनका ज्ञान था वो विशिष्ट था। निसंदेह उसमें ओजस्वी प्रतिभा थी। उन्होंने आमेर राज्य का प्रभाव संपूर्ण राजस्थान में स्थापित किया। उन्होंने राजपूतों को संयुक्त करने का प्रयास किया, जिससे उनकी शक्ति उत्तर भारत में एक सत्ता के रूप में स्थापित हुई। वह संपूर्ण राजपुताने को मराठों और मुगलों की शक्ति के विरुद्ध संयुक्त शक्ति के रूप में यद्यपि नहीं बना सके, किंतु अपनी सूझबूझ से अपने पड़ोसियों पर अपना प्रभाव स्थापित करने में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने मारवाड़ से पराजित होकर मेवाड़ से मधुर संबंध स्थापित करके और बीकानेर को अपने प्रभाव में लेकर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया था। जयसिंह ने अपनी निपुणता से मुगल दरबार में अपना स्थान विशिष्ट कर लिया था। अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करके उसे सुव्यवस्थित किया। उन्होंने शेखावटी प्रदेशों में अपने प्रभुत्व को स्थापित करके राजनीतिक एकता का मार्ग प्रशस्त किया, और अपने विशाल राज्य के लिए नवीन राजधानी का निर्माण करके उन्होंने जयपुर जैसे सुंदर नगर का निर्माण करवाया, और अपनी इस नवीन राजधानी में
भारतीय विद्वानों को आश्रय देकर उन्होंने हिंदू संस्कृति की सेवा की और उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। उनकी वैज्ञानिक दृष्टि ने उन्हें मथुरा, बनारस, उज्जैन, जयपुर यहाँ पर वेधशालाओं को स्थापित करने का मौका दिया और उनको प्रोत्साहन मिला। तो इस प्रकार उनके गुणों के समक्ष उनके जो दोष थे वो नामात्र के थे। उनके गुणों की प्रशंसा यदुनाथ सरकार ने भी की है। उसकी महानता सभी क्षेत्र में अग्रगण्य थी, जो उसके दोषों को नगण्य बना देती हैं। तो इस प्रकार वह मध्ययुगीन राजस्थान का अंतिम महान महाराजा कहा जा सकता है। और जहाँ तक जयसिंह की, सवाई जयसिंह की हम बात करते हैं तो इनका ख़ास तौर से मुगलों को सुदृढ़ करने में, उनके राज्य विस्तार को बढ़ाने में और साथ ही उनके साथ जो सहयोग की नीति इन्होंने पूर्ण स्वामी भक्ति से अपनाई थी, उसके लिए भी इस वंश को याद किया जाता रहेगा।